हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी बाई एंड सेल की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस जो है वो नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में, एनएसडीएल के बारे में, जिसके अंदर आज हमें एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो क्या वो एक ट्रैप समझ सकते हैं या फिर वो जेन्युइन रैली समझ सकते हैं, वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एंड सेबी की एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स वाली कंपनियां थी उनके अंदर एक फॉल नजर आया है, जैसे कि बीएसई है, एंजल वन है, सीडीएसएल है। एंड यहाँ पर जो भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके अंदर एक प्रकार से ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये ड्रॉप हमारे लिए मौका बनेगा या फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत होने वाली है, तो वो भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एंड ओला क्या व्यू रह सकता है? ओला की बात की जाए, एक छोटी कंपनी है, लोग अब इसको ज़ोमैटो से भी कंपेयर करना शुरू कर चुके हैं। तो क्या रियलिटी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए एक-एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं न्यूज़ को। सो इस बात की जाए सबसे पहले एनएसडीएल की, तो एनएसडीएल में एक मोमेंटम नज़र आया मॉर्निंग के टाइम। हालाँकि यहाँ पे 10% तक का मूव था, बट उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, न्यूज़ भी आई एंड ड्रॉप भी आया एंड अभी के टाइम 5% पे क्लोजिंग हमें दिखा रहा है। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि एनएसडीएल में हमने सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करवाया था 1400 के आसपास, जब ये बिल्कुल बूम कर रहा था 1350 के आसपास। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि शॉर्ट टर्म विजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक किया जा सकता है। लेकिन अभी फिर से रैली आना शुरू हो चुकी है, अभी फिर से एक्यूमुलेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो क्या व्यू है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वैल्यूएशन यहाँ पे मैटर करती है। एनएसडीएल क्या है कि अभी आईपीओ आया है। आईपीओ आने की वजह से नॉर्मली क्या होता है कि अभी रिसेंटली आप देखिए कि आईपीओ आए हुए वो वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उस बेस पे रिसेंटली देखा कि यहाँ पर मल्टीपल आईपीओ आए एंड वो मूव किए, तो उसी बेस पे यहाँ पर एनएसडीएल के अंदर भी यहाँ पर मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट मूव है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एनएसडीएल का अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस है वो सही है, बट शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये आईपीओ बेस मूव कर रहा है। मतलब आईपीओ न्यू है, मार्केट में कंपनी न्यू है, लोगों में क्रेज़ है, तो उस हिसाब से कंपनी में मूव आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज़ अगर देखा जाए कि भाई वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सीडीएसएल इसका पी 66 ही है और एनएसडीएल है यहाँ पर 76। तो मतलब एनएसडीएल जो है वो सीडीएसएल से 15% जो है वो ओवरबॉट है। ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और सीडीएसएल ओल्ड कंपनी भी है और सीडीएसएल का जो आरओसी है वो एनएसडीएल से ऑलमोस्ट डबल है। एनएसडीएल का 23 है और इसका यहाँ पे 42 के आसपास है। मतलब इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है। तो सीडीएसएल इससे बेटर है और एनएसडीएल थोड़ा-सा यहाँ पर सीडीएसएल से लोअर बेटर है। बट एनएसडीएल मूव कर रहा है क्योंकि आईपीओ का क्रेज़ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम ये जो आज जो हमें मूव देखने को हो सकता है कल भी एक मूव मिले, बट एक हद तक कंपनी अभी के टाइम मेरा ये मानना है कि कंसोलिडेशन जोन में जा सकती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब आप 2-3% 5% के पीछे तो भागते नहीं हो, जब भी भागते हो तो बड़ा मूव कैप्चर करना होता है 20% 50%। देन यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी के टाइम कंसोलिडेशन फेज़ में कंपनी कहीं न कहीं जाते हुए फिर से नज़र आ सकती है, ये मेरा मानना है, ठीक है? अब अगर मैं एनएसडीएल की बात करूँ, नंबर्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो रुके हुए थोड़े जून 2024 में और जून 2025 कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे ग्रो नहीं किया, बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे नॉर्मली हमें ग्रो करते हुए नजर आए। बाकी अभी के टाइम यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपनी साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। बाकी देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जो आपका सीडीएसएल है, सीडीएसएल का पीई कम है, तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप फ्यूचर बेस्ड पकड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल बेटर रहेगा, क्योंकि इसका यहाँ पर जो क्लाइंट बेस है वो भी यहाँ पे एनएसडीएल से काफ़ी बेटर है। एनएसडीएल में जो भी मोमेंटम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि आईपीओ है और नई कंपनी है, बस इसी वजह से हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये भी कहना है कि भाई बीएसई में अचानक ऐसा फॉल क्यों आया, एंजल में यहाँ पे फॉल क्यों देखने को मिला। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जो सेबी चेयरमैन है उनका यहाँ पर कहना है कि जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव जैसे एफ एंड ओ है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स है, उनकी जो यहाँ पर अवधि है, उनको यहाँ पे जो अभी कम है अवधि है, उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अभी जैसे हम वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं, मैक्सिमम लोग मंथली एक्सपायरी में काम नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। एंड उस बेस पे क्या होता है कि लॉस भी होते हैं मल्टीपल्स टाइम, बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसकी वजह से उनको लॉस का भी सामना करना पड़ता है। कभी-कभी जो प्रीमियम है वो ज़ीरोज़ भी हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम हमने देखा है। अ, जो मतलब लॉसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेबी चेयरमैन है उनका ये कहना है कि हम जो वीकली एक्सपायरी उसको क्लोज करेंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर किया था। बैंक निफ्टी में पहले वीकली एक्सपायरी थी, बट अब यहाँ पे मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मतलब इनका कहना है कि गैम्बलिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है एक्सपायरी के चलते।
तो मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो इनका ये मकैन अभी के टाइम यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है, बट ये जैसे ही न्यूज़ हमें मार्केट में देखने को मिली तो एंजल 1 के अंदर भी ड्रॉप आया, बीएसई के अंदर भी ड्रॉप आया। क्यों? क्योंकि बीएसई का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो एफ-एंड-ओ से आ रहा है अभी के टाइम, और एफ-एंड-ओ की वजह से, और एफ-एंड-ओ में भी सबसे ज़्यादा किससे आ रहा है? एक्सपायरी के टाइम। तो जब एक्सपायरी ही यहाँ पर पूरे महीने में 1 होगी, तो फिर उस बेस पे यहाँ पर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी ड्रॉप होगा, एंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 50% रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज़ के अंदर एक प्रकार से हमें फॉल देखने को मिला। तो बीएसई को लेके मेरा यहाँ पर क्या व्यू है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो बीएसई 3000 के लेवल से ड्रॉप कर रहा है। अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% तक का ड्रॉप हमें दिखा चुका है, 25-27%। पीई की बात की जाए तो यहाँ पे 59 का कंपनी का पी रेशियो है। आरओसी देखिए ग्रोथ बेटर है, क्योंकि एफ-एंड-ओ में कंपनी काम कर रही है और अभी के टाइम जोरों-शोरों से एफ-एंड-ओ यहाँ पे चल रहा है, बीएसई का एफ-एंड-ओ सेगमेंट। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी हमें देखने को मिलती है। तो जिससे पहले देखिए, जब यहाँ पर सेंसेक्स यहाँ पे नई-नई एक्सपायरी थी, तब यहाँ पर हमें रेवेन्यू कम देखने को मिल रहा था। आप यहाँ पे चेक कीजिए कि 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ के आसपास। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू ओनली फॉर यहाँ पर जो इक्विटी में जो ट्रेड हो रहे थे, उनका रेवेन्यू था। बट जैसे ही एफ-एंड-ओ यहाँ पे शुरू हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे 250 से डायरेक्ट 350, 400, 500, 600, 800, 800 एंड यहाँ पे 900 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो ये है एफ-एंड-ओ की पावर। तो अगर यहाँ पे वीकली एक्सपायरी क्लोज़ करके मंथली एक्सपायरी की जाती है, तो ये रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये यहाँ पर कहीं न कहीं हमें क्लियर दिख रहा है, एंड जिसकी वजह से ड्रॉप भी हमें देखने को मिला। तो अभी के टाइम यहाँ पे क्लियर डिसीज़न अभी तक नहीं लिया गया। आप चाहे तो प्रॉफिट भी चेक कीजिए कि किस हद तक यहाँ पे कंपनीज़ ने प्रॉफिट किया है बीएसई ने। तो अगर ये रूल आता है तो ये बीएसई एंड बीएसई के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही घातक होगा। ये कहीं न कहीं हम समझ सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्या व्यू रहेगा मेरा। देखिए, अगर देखा जाए कि पूरा डिपेंड करता है न्यूज़ पे। अगर ये रूल लागू होता है तो ऐसे में यहाँ पर जो है बीएसई के लिए नेगेटिव रहेगा। अगर रूल लागू नहीं होता है तो बीएसई अगेन सस्टेन कर जाएगा। 2 चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए बीएसई को अभी के टाइम थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। हमें थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन का वेट करना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई रूल लागू कैसे हो जाएगा? बहुत सारे लोग ट्रेड देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी भी तो पुराना था, बहुत बड़ा वॉल्यूम था बैंक निफ्टी में, बट हट गया एक्सपायरी वीकली, तो वही चीज़ है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो बीएसई एंड एंजल के अंदर हमें नॉर्मली अभी के टाइम आपको सब कुछ करेक्ट दिखेगा फंडामेंटल, बट अगर रूल लागू होता है तो डायरेक्टली ड्रॉप देखने को मिलेगा फंडामेंटल में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्टॉक्स के प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। तो बीएसई एंड एंजल में अभी के टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा-सा हमें फ्रेश एंट्री से वेट करना चाहिए। तो क्या इसका सीडीएसएल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सीडीएसएल का जो मेन बिज़नेस है वो ओवरऑल एफ-एंड-ओ से इतना नहीं है। नॉर्मली हम यहाँ पर जो स्टॉक बाई करते हैं, तो उसको डिपॉजिटरी के अंदर यहाँ पर लॉक करना सीडीएसएल का बिज़नेस होता है। मतलब एक प्रकार से जैसे बैंक्स में हमारे लॉकर कैसे होते हैं, लाइक उसी प्रकार से जैसे हम स्टॉक बाई करते हैं तो वो स्टॉक कहीं जाके स्टोर होते हैं। तो जो सीडीएसएल है वो उन स्टॉक्स को स्टोर करता है। तो लाइक सीडीएसएल के ऊपर इतना इस न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हालाँकि आज भी नहीं पड़ा, नॉर्मल इम्पैक्ट पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सीडीएसएल एनएसडीएल से कहीं न कहीं बेटर है। अगर वैल्यूएशन वाइज़ देखा जाए तो पी रेशियो 66 का है, एनएसडीएल 15% महँगा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, तो ओवरऑल यहाँ पे जो सीडीएसएल की बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी हद तक मज़बूत है। तो एनएसडीएल वाले में अगर कोई जा रहा है तो मेरे हिसाब से सीडीएसएल बेटर रहेगा। एनएसडीएल में जो भी मोमेंटम चल रहा है, वो बस आईपीओ की वजह से हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अभी के टाइम नई कंपनी है। आगे हम बात करेंगे सुज़लॉन। काफ़ी प्रेशर अभी दिख रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो एनर्जी इंडेक्स में फॉल है, मिड कैप में अभी फॉल चल रहा है प्रेशर में, और जो कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं उनके अंदर थोड़ा-सा प्रेशर दिख रहा है जीएसटी की वजह से। तो इनमें भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मेरा यही कहना है कि पैसा कोई एक दिन में नहीं बनता है मार्केट के अंदर। पेशेंस चाहिए होता है। अब जिनके पास पेशेंस है वो बने रह सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो निकल सकते हैं। सिंपल सी, जिनको रातों-रात करोड़पति बनना है वो स्कीम यहाँ पे है ही नहीं। दिस इज़ नॉट, ठीक है? तो स इसके फाइनेंशियल्स नॉर्मली ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू अभी के टाइम यहाँ पे पिछले कुछ इस तरह से अच्छे लेवल पे है, प्रॉफिट्स भी अच्छे लेवल पे है। कंपनी ग्रो भी कर रही है, ऑर्डर बुक हेल्थी है। तो फाइनेंशियली नॉर्मली ठीक है, एंड पीई की बात की जाए 37 का कंपनी का पी रेशियो है। 37 का कंपनी का पी रेशियो, सेक्टर का जो पी है, सेक्टर का पी है 46। तो ओवरऑल यहाँ पे अंडर वैल्यूड ऐसा नहीं कि ओवरबॉट है। हाँ, बस मार्केट के प्रेशर एंड कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़े से, जिसकी वजह से ड्रॉप आ रहा है। बाकी ये कंपनी रिट्रेस भी ले रही है। ये रिट्रेस जैसे ही खत्म होगा तो मोमेंटम में भी शुरू हो सकता है। तो बात करेंगे ओला के बारे में।
कल 3-4 दिन सुर्खियों में रहा, आज एक ड्रॉप हमें देखने को मिला और रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही मोमेंटम आना शुरू हुआ, तो लोग इसको नेक्स्ट ज़ोमैटो भी बोलना शुरू किए कि भाई ज़ोमैटो भी 170, 150 के आसपास फॉल किया, 40 पे आया, फिर वहाँ से रिवर्स किया, अभी 300 पे खड़ा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ज़ोमैटो एक अलग है, लाइक ज़ोमैटो में क्या था कि ज़ोमैटो में बिज़नेस प्रॉब्लम नहीं था, मतलब ज़ोमैटो में प्रॉफिट प्रॉब्लम था, समझ रहे हो आप? ज़ोमैटो में बिज़नेस प्रॉब्लम नहीं था कि भाई ज़ोमैटो के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, मतलब कि सेल्स नहीं आ रही है ज़ोमैटो, ऐसा नहीं था। ज़ोमैटो का जो बिज़नेस मॉडल था वो बेटर था एंड एक्सपर्ट्स को भरोसा भी था, उस बेस पे ज़ोमैटो मूव किया। बट ओला में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ओला की जो कस्टमर सर्विस है वो यहाँ पे कहीं न कहीं दिक्कत दे रही है। लाइक यहाँ पर कस्टमर खुश नहीं है। एक चीज़ आपने ये भी नोटिस की होगी, तो ओला में अभी के टाइम बहुत सारे लोगों का व्यू है भाई क्या करना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है, उतना ही फंड लगाओ कि जितना लगाने के बाद रात को आराम से नींद आ सके, सिंपल सी चीज़ है, ये मेरा कहना है। बाकी आरओसी आरओई यहाँ पे नेगेटिव है, 11 का कंपनी का बुक वैल्यू है और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर रिसेंटली यहाँ पे ड्रॉप भी हमें देखने को मिला है, तो इसका भी आपको थोड़ा आप यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई कंपनी का जो लॉसेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, बट आप ये भी तो चेक कीजिए कि रेवेन्यू भी तो ड्रॉप कर चुका है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेरा ये कहना है, बाकी अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स नेगेटिव है, चूँकि ओला के लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे शो करते हैं। तो ओला में यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, मेरा जो व्यू है वो ओवरऑल यही है कि उतना ही पैसा लगाओ जितना रात को नींद आ सके। ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मल्टी ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। हालाँकि कंपनी तो लॉस मेकिंग है, बट हो सकता है कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाए, मूव कर जाए, बट वो डिपेंड करता है न्यूज़ पे। तो सिंपल सी चीज़ है, उतना ही फंड लगाओ जितना आप सहन कर सकते हो। चला गया तो चला गया, आ गया तो आ गया, वही चीज़ है। तो ओला में वो कोई स्ट्रैटेजी एनालिसिस वगैरह काम नहीं आता है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। थैंक यू।